तो भाइयों बहनों, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर करण सिंह यादव, जो हैं नाक कान और गले के इकलौते विशेषज्ञ भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम थोड़ी सी जानकारी आपसे लेंगे नाक कान गले के रोगों के बारे में और कैसे उनकी रोकथाम करें। आप एक बार हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम डॉक्टर करण सिंह यादव है। मैं कान नाक गले का स्पेशलिस्ट हूँ और मैंने अपना MBBS मैसूर से किया था, कर्नाटका में पड़ता है। फिर PG मुंबई से किया था, बॉम्बे हॉस्पिटल से। उसके बाद वहाँ कुछ समय काम करने के बाद फिर मैं भिवाड़ी आ गया जी। और पिछले 2 साल से मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं श्री विनायक हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी में बैठता हूँ और मेरा खुद का क्लिनिक भी है जो कि UIT सेक्टर 7 में है, माया क्लिनिक के नाम से। जी, तो ये बहुत अच्छी बात है कि शहर में पहले एक ENT डॉक्टर की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। तो डॉक्टर साहब जब से आए हैं, ये डिपार्टमेंट यहाँ के सभी डॉक्टरों के लिए और सभी रोगियों के लिए एक अच्छी खबर लेके आया है। अब नाक कान गले के रोगियों को जरूरत नहीं है गुड़गांव या दिल्ली जाने की, वो समस्त सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। डॉक्टर साहब, आज हम इस कंटेस्ट में बात करते हैं कि व्यक्ति का जो कान होता है, ये हम तो सोचते थे विद्यालय में कि ऐसे पकड़ने के काम आता है, लेकिन इसका नॉर्मल एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बताएं। कितना महत्वपूर्ण है कान जिंदगी के लिए? कान तो बहुत महत्वपूर्ण है सुनने के लिए। अच्छा। और उसके बिना तो बाकी कुछ काम हो ही नहीं सकता। बच्चा पैदा होता है, अगर वो सुनेगा नहीं तो फिर आगे वो बोल भी नहीं पाएगा। ओके। तो डेफ एंड डम जिनको कहते हैं, डेफ एंड डम जो होते हैं। और कान के 3 हिस्से होते हैं। एक तो बाहर वाला हिस्सा जो हर कोई देखता है और जिसके अंदर हम ये डालते रहते हैं, हाँ, ओके, सीख डालते हैं या फिर ईयरबड्स डालते हैं। और फिर उसके बाद आता है पर्दा। पर्दे के पीछे जो है बीच वाला हिस्सा होता है कान का, जिसके अंदर मध्यकरण कहते हैं, जिसके अंदर जो है हड्डियां होती हैं जो कि हमारी जो हम आवाज़ सुनते हैं उसको सबसे अंदर वाले हिस्से को जो है आवाज़ पहुंचाता है। और उसके बाद तीसरा हिस्सा होता है जिसके अंदर बेसिकली पानी होता है और वहाँ से नसें शुरू होती हैं जो कि दिमाग तक आवाज़ लेके जाती हैं। जी डॉक्टर साहब, कान में पड़ जाता है मैल, कान में हो जाता है वैक्स, कान में पड़ जाती हैं कई बार दाने, तो इनको क्या कहेंगे आप कि लोग कानों को खुजाए नहीं या उसमें मैल पड़े तो किस तरह से सफाई करें? देखिए, वैसे तो कान अपने आप ही साफ करता है, मैल हो तो वो निकल जाता है, लेकिन कुछ 10% लोग होते हैं जिनमें कि वो मैकेनिज्म काम नहीं करता। अच्छा। तो उन केसेस में जो है उनको भी यही रहता है कि भाई साफ नहीं करना चाहिए कान को। कान के अंदर तिल्ली या ईयरबड्स जो कि जॉनसन एंड जॉनसन ने खूब मार्केट कर रखी है, वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कमाल है, कई कंपनियां तो एक तिल्ली का कम से कम 20 रुपए में बेचती है जो होती है कान साफ करने के लिए। तो क्योंकि इसलिए मना किया जाता है कि एक तो हमें कुछ पता नहीं कितना अंदर हम जा रहे हैं, कितना मैल हम निकाल रहे हैं, क्योंकि बड्स का साइज जो होता है उतना ही आपका जो सुरंग होती है कान की बाहर वाले हिस्से की उतनी ही चौड़ी होती है। तो बेसिकली हम जो मैल निकालने की कोशिश करते हैं, कुछ तो आ जाता है, ज्यादातर अंदर चला जाता है। वैक्स होता है, ये साधारण चमड़ी का ही सीक्रेशन होता है? हाँ, ये इसमें चमड़ी का भी होता है, धूल मिट्टी भी होती है इसमें जो कि जाती है काम कर, बाहर हम घूमते हैं उसमें। और जो घी मतलब तेल निकलता है हमारे शरीर में, जैसे कि हमारे बाकी चमड़ी में पसीना आ रहा है, जो चिकनाहट रहती है वो सारी मिली हुई सीबम मिलके, तो ये सीबम हुआ, डस्ट हुआ और आपका अंदर की जो चमड़ी हुई वो सारी मिलके वैक्स बनाती है। ओके। डॉक्टर साहब, जो पर्दे की आप बात कर रहे थे, कई बार आम आदमी सुनते हैं कान का पर्दा फट गया, पर्दे में छेद हो गया, डॉक्टर पर्दा बदल रहे हैं, ये क्या है? पर्दे में छेद देखिए वैसे होता है अमूमन जुकाम के बाद शुरू होता है। अच्छा। ज़्यादातर लोगों को, कई लोगों को चोट लगने की वजह से होती है, जैसे किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया कान के ऊपर तो छेद हो गया। दूसरा है हम लोग जो साफ, आप जैसे अभी बात हो रही थी सफाई करने की कान को, तो साफ करते समय जो है हम उसको पर्दे में छेद कर सकते हैं। ओके। तो ये कुछ कारण है। प्लस हो जाता है कई बार मैल निकालते हुए या फिर कोई फॉरेन बॉडी कान के अंदर कीड़े वीड़े घुस गए, उसकी वजह से भी हो जाता है। डायबिटीज वालों को फंगस भी हो जाती है। हाँ, फंगस भी हो जाता है। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, अगर छोटा है तो हम कोशिश करते हैं कि भाई दवाई से वो भर जाए, लेकिन कई बार ज़्यादातर लोगों में जो है वो बड़ा ही छेद होता है, तो उस केस में हम क्या है नया पर्दा बैठाते हैं। तो ये पर्दा क्या रेशम का लगता है, नहीं, का लगता है, किसका लगता है?
ये पर्दा आप ही के शरीर का हिस्सा होता है। अच्छा। यानी कि कान के ऊपर ही एक फेशिया बोलते हैं हम उसको, टेम्पोरलिस फेशिया। हाँ। तो वो पर्दे के जैसी ही होती है, उतनी ही मोटी होती है, उसकी लाइफ भी वैसे ही होती है, उसके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स भी उसी तरह से रहते हैं, तो हम उसको यूज़ करते हैं। तो ये पर्दा जो हम एक्चुअली डाल रहे हैं ये तो गल जाता है। अच्छा। मेन हमारा जो पर्पस होता है पर्दा डालने का वो है कि बाहर की चमड़ी और कान की मध्य हिस्से की जो चमड़ी है वो उसके ऊपर और बाहर उग जाए। लगभग ऐसा ही है जैसे वो एक छोटी सी बल्ली लगाते हैं उसके हाँ, ऊपर बस तेल चढ़ जाए। बस वैसे ही है। सच एन एक्सीलेंट। कितनी कीमत कॉस्टिंग इस आती होगी डॉक्टर साहब इस पर्दे की? ये कोई सिंथेटिक पर्दा होता है क्या? नहीं किस चीज का बना होता है? ये होता है हमारे चमड़ी के नीचे सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, तो फाइबर्स, बेसिकली फाइबर्स होते हैं ये। अच्छा। तो वो इंटरमेश्ड होते हैं और वो फिर एक लेयर फॉर्म करते हैं। तो हमारा जो पर्दा है कान का वो बेसिकली बना है बाहर की चमड़ी का, जो ये चमड़ी है, प्लस अंदर की चमड़ी जो होती है उसको म्यूकोजा बोलते हैं। अच्छा। तो वो होता है, और प्लस बीच में एक लेयर होती है फाइब्रस लेयर, जो कि फाइबर्स की बनी होती है, इलास्टिक कोलेजनस फाइबर्स की बनी होती है। Okay. तो ये बेसिकली 3 लेयर होती हैं उसमें। तो जब हम पर्दा बैठाते हैं उसके बाद बाहर वाली और अंदर वाली तो बन जाती है, बीच वाली लेयर कभी वापस नहीं बनती है। तो उसको रिप्लेस करते हो? हाँ जी। ओके। डॉक्टर साहब, सुना है कि मध्यकरण के अलावा अंदर का जो कान है वो भी बैलेंस बनाने में बड़ा काम करता है। व्यक्ति अगर वो सही होगा तो ही संतुलन में चल पाएगा, नहीं तो गिर जाएगा। और कभी कभार अंदर के कान में सूजन हो से व्यक्ति को चक्कर आते हैं, वो गिर जाते हैं। हाँ जी। तो इस बीमारी को क्या कहते हैं, इससे कैसे बचा जाए? इसको वर्टाइगो कहते हैं जी। और ये होता है कि जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि सबसे अंदर वाला हिस्सा होता है उसके अंदर पानी होता है। तो ये पानी बेसिकली क्या है, मूवमेंट, अंदर पानी के अलावा और भी होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग। तो ये फॉलिकल्स जो हैं ये सेल्स होते हैं जिनके हेयर की तरह क्या बोलते हैं, सीलिया होते हैं जो कि हिलते रहते हैं। तो जब वो फ्लूइड हिलता है तो ये सीलिया भी हिलते हैं। ओके। तो जब ये फ्लूइड जब हिल रहा है एक डायरेक्शन में तो उसी डायरेक्शन में यूजुअली सीलिया भी हिलता है। अच्छा। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ कण अंदर तैरने लग जाते हैं उसमें, तो वो कारण होता है कि इम्बैलेंस करने का, क्योंकि वो सीलिया फिर सही तरीके से मूव नहीं कर पाते। तो हम माइक्रो स्ट्रक्चर होता है। हाँ। कायनात की बड़ी अजीबोगरीब रचना है, एक सीलिया और एक मूवमेंट। हाँ जी। ओके। लगभग बुजुर्ग लोगों में जो बीच का कान होता है उसकी हड्डियां जाम हो जाती हैं और उनका सुनना बंद हो जाता है। तो जो कान में सुनने की मशीन लगाते हैं, हाँ जी, क्या भिवाड़ी में लग सकती है? भिवाड़ी में लग सकती है, लेकिन जो हमारे डॉक्टर साहब जो आते हैं वो भी गुड़गांव से ही आते हैं, क्योंकि भिवाड़ी में अभी एट प्रेजेंट कोई ऑडियोलॉजिस्ट आए नहीं है। अच्छा, इन डॉक्टरों को ऑडियोलॉजिस्ट कहते हैं? ऑडियोलॉजिस्ट कहते हैं, सुनने सुनाने के विशेषज्ञ। हाँ, जो कि आपका जांचें भी करते हैं सुनने की, प्लस मशीन रिक्वायर होगी तो वो मशीन भी प्रोवाइड करते हैं। डॉक्टर साहब, आपके मार्फत हम कई इंडस्ट्रीज में ऑडियोमेट्री कर रहे हैं, और जो सुनने का स्तर होता है लोगों का, जो हाई नॉइज एरिया में काम करते हैं, जैसे मैकेनिकल एरिया में काम करते हैं या जनरेटर पे काम करते हैं, हाँ जी, या बहुत बड़ी बड़ी मशीनों के, हैवी मशीन्स के पास काम करते हैं, तो उन लोगों को आप क्या राय देना चाहेंगे कि वो तेज आवाज से सुनने, मतलब बहरे ना हो जाए? देखिए, वैसे तो नॉर्मल इंडिविजुअल जैसे हम जैसे लोग हैं जो कि उस एनवायरनमेंट में काम नहीं करते हैं, उनका 50 साल की उम्र के बाद जो है धीरे धीरे जैसे हमारा शरीर कमज़ोर होने लग जाता है, नस भी कमज़ोर होने लगती है और सुनना धीरे धीरे कम होता है। जो ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ चल रही है, तो उस केस में जो है वो सुनने की क्षमता जो है नस की कम होती जाती है धीरे धीरे। ओके। और वो जल्दी होने लग जाती है। हाँ जी। इसकी कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू है क्या? जैसे कि 8 घंटे प्रतिदिन 20 साल से ज्यादा अगर कोई व्यक्ति इतनी ही तेज आवाज में सुनता रहे, हाँ जी, मोर देन 80 डेसिबल्स पे सुनता रहे, तो उसको ये रिस्क हो जाती है? हाँ कोई है क्या टॉक्सिक लेवल? हाँ जी, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है उन्होंने एक लिमिट निर्धारित कर रखी है कि आपका जो सुनने का थ्रेशोल्ड है, मगर 90 डेसिबल्स फॉर 8 आवर्स 5 दिन हफ्ते में अगर होता है तो वो हमारा मैक्सिमम लिमिट ऑफ टॉलरेंस है। ओके। उससे ज़्यादा अगर हम सुनते हैं तो फिर वो ड्यूरेशन कम होता जाता है। जैसे कि 90 डेसिबल का हो गया 8 घंटे, 95 डेसिबल्स का हो गया 4 घंटे। अच्छा। उसी तरह जैसे जैसे डेसिबल्स बढ़ते हैं वो ड्यूरेशन कम होता जाता है। लेकिन अगर हम इसके ऊपर जाएं, समझो 90 डेसिबल से ज़्यादा आपको एक्सपोजर हो रहा है 8 घंटे से ज़्यादा, तो फिर
आपका हियरिंग लॉस, नस जो है उसको टॉलरेट नहीं कर पाती, उसमें शुरू में सूजन आने लगती है। इनिशियली तो वो कम हो जाती है अपने आप ही, धीरे धीरे जैसे कांस्टेंट इरिटेशन होता रहेगा तो फिर वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। जो नॉर्मल तरीका होता है उसका, जो आवाज़ को कंडक्ट करता है ब्रेन तक, वो खराब होने लग जाता है। और फिर तो इंडस्ट्रीज में हम सभी EHS के मैनेजर से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे लोग जो बड़ी ध्वनि के क्षेत्र में काम करते हैं उनको बार बार ट्रेनिंग दिलवाएं, उनके लिए ईयर मफ्स या ईयर प्लग्स या कानों की सुरक्षा का इंतजाम करें। लोग जब ड्राइविंग कर रहे हो तो हेलमेट पहने, तो वो नॉइज पोल्यूशन से भी बच जाते हैं। हाँ जी, कान आपके सुनने के लिए, आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इसकी उपेक्षा ना करें। डॉक्टर साहब, कुछ लोग कान को यहाँ से पकड़ के बुद्धि का विकास या कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, कुछ ऐसा आधुनिक वैज्ञानिक भी मानते हैं क्या कि यहाँ से कुछ पकड़ने से होता है? नहीं। ओके, आपने भी कभी स्कूल के जमाने में देखा होगा कि अगर टीचर नाराज हो गई है तो वो दोनों कान पकड़ के उठक बैठक करवाते थी। एक योगा है जो लगभग ऐसे दोनों कान पकड़ के ऊपर नीचे बैठने से कंसंट्रेशन बढ़ाता है। कुछ आधुनिक विज्ञान इसके बारे में जानता है क्या? मुझे ज्यादा इस बारे में आइडिया नहीं है। अगर आप कुछ भी नहीं जानते तो अपने कान पकड़िए, वैसे करिए। तो भाइयों बहनों, ये थी छोटी सी एक बात, अपने कान की सुरक्षा रखिए। आजकल स्विमिंग के दिन है, लोग स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को कुछ राय देना चाहेंगे? हाँ, स्विमिंग के लिए जो जा रहे हैं उनको मैं यही सजेस्ट करूँगा, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कान में पानी जाता है तो उसके लिए ईयर प्लग्स लगा के स्विमिंग करें और ज़्यादा डेप्थ में ना जाएं। अगर ईयर प्लग्स लगा भी रहे हैं तो बेरोट्रॉमा करके एक प्रॉब्लम होती है, जो कि ज़्यादा प्रेशर चेंज के कारण पर्दा फट जाता है। तो वो अवॉइड करने के लिए होता है क्या प्रेशर होता है पर्दे के आगे, पर्दे के पीछे? पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे अराउंड 60 ये रहता है MMA। हाँ, MMA। तो वो प्रेशर मेंटेन करता है। आपका बाहर का हिस्सा तो हो गया जो नॉर्मली एक्सपोज्ड है, प्लस कान और नाक के बीच में एक ट्यूब होती है, यूस्टेशन ट्यूब बोलते हैं उसको। तो वो ट्यूब के द्वारा जो है प्रेशर इक्वलाइज किया जाता है। तो वो प्रेशर में अगर कुछ चेंज हुआ या बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया, तब फिर पर्दे में फटने के चांसेस होते हैं। चलते चलते दो और छोटे से सवाल हमारे लोगों ने पूछे हैं कि गर्मियों में होने वाली नक्सीर के लिए क्या करें? गर्मियों में होने वाली नक्सीर का यूजुअल कारण होता है कि सूखापन हो जाता है नाक में। तो उसके लिए आप जल नीति कर सकते हो, नाक को नमक के पानी से जो है धोने का काम। तो उससे क्या है, नहीं वो तो फिर भी नहीं, तेल नहीं, तेल डाल दें, घी लगा सकते हो उस ड्राइनेस को अवॉइड करने के लिए, घी भी लगा सकते हैं। हाँ, देसी घी या फिर कोकोनट ऑयल, ये लगा सकते हो आप। मान लो नक्सीर हो ही गई तो क्या करें? नक्सीरी अगर हो जाती है तो फिर उसके लिए आप पहला काम कर सकते हो कि नाक को ऐसे दबाएं, पूरे हिस्से को, सिर्फ इसका टिप ना पकड़ें, पूरा अच्छे से उसको दबाएं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए? 10 मिनट के लिए सांस मुंह से लेते रहें। सांस मुंह से लेते रहें, क्योंकि 10 मिनट ब्लड को क्लॉट होने में लगता है। तो इसीलिए 10 मिनट तो आप दबा के रखें। अगर फिर भी नहीं रुकता है तो फिर आप हमारे पास आएं, आगे हम करें। आगे ENT के डॉक्टर से चला लें। बर्फ से सेक करना, ठंडा पानी की पट्टियां रखना, आगे की तरफ झुक के रहें या पीछे की तरफ झुक के रहें? उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये है कि बस नाक से जो बाहर आने वाला था वो फिर आपके गले में जाके पेट में जाएगा, इसलिए बेहतर है कि पीछे ना झुकें। हाँ, आगे की तरफ झुके रहें। डॉक्टर साहब, टॉन्सिल में सभी केसों में ऑपरेशन की जरूरत होती है या कुछ सेलेक्टिव केसों में? टॉन्सिल देखिए काफी लोगों का बड़ा रहता है और जस्ट टॉन्सिल बड़ा है इसलिए हम ऑपरेट नहीं करते। अगर वो आपको तकलीफ दे रहा है, जैसे कि बार बार गले में दर्द हो रहा है उस वजह से, तो फिर हम उसको निकालते हैं। या फिर कोई कार्डियक पेशेंट है और उसके अंदर भी टॉन्सिल का इन्फेक्शन हो रहा है, जो फ्रीक्वेंसी कम हो, तो उसमें भी हम करते हैं, क्योंकि रिमेटिक हार्ट डिजीज के चांसेस, मतलब उसका एंडोकार्डाइटिस का चांसेस ज्यादा होता है। वंडरफुल। तो ये थे डॉक्टर कर्ण सिंह यादव, बात कर रहे थे हम डॉक्टर रूप सिंह आपसे सदा की तरह सामान्य से प्रश्नों का एक्सपर्ट्स के द्वारा उत्तर देना। खबरें 24 देखते रहिए और हम आपको लाते रहेंगे नए नए और हेल्थ के एक्सपर्ट्स आपके अपने शहर भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सर।